अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज एपिसोड 74। आज के हमारे एपिसोड में है 3 टेरिफाइंग जिन स्टोरीज टू लिसन एट नाइट। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आप इस चैनल के थ्रू दूसरों को शेयर करना चाहते हैं या फिर मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो इस दिए गई ईमेल एड्रेस पर आप अपनी स्टोरीज़ मेल कर सकते हैं। मेल करने का फॉर्मेट याद रखिए कि पहले बैकग्राउंड, फिर जो कुछ हुआ इवेंट और उसके बाद सिंपली द एंडिंग। उसके अलावा एग्जैजरेट मत कीजिएगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। एनी हाउ, सो वीडियो के एंड पे मैं एक मोहतरमा है उनके सवाल का जवाब दूंगा और इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। ये बात आज से तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। तब मैं छोटा बहुत था लेकिन इस उम्र में था कि हर चीज़ को समझ सकता था। हमारी नानी के साथ ऐसे वाक़यात बहुत होते थे। कहते थे कि उन पर कोई साया था। एक बार मेरे वालिदैन घर से बाहर थे और वो हमारी नानी को हमारे पास छोड़कर गए थे। मैं और मेरे बहन भाई हम चारों आपस में लूडो खेल रहे थे और नानी किचन में थी। उन्होंने खाना बनाया और आवाज़ लगाई कि आकर ले जाओ सब। मैं और मेरा भाई हम दोनों का मैच चल रहा था, बस ख़त्म ही होने को था। मैंने नानी से कहा कि बस 1 मिनट नानी, मैच ख़त्म होने वाला है। तभी न जाने नानी को क्या हुआ, वो गुस्से से भारी हुई, मेरी तरफ आई और उनकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई और मैं डर के खड़ा हो गया और कोने में जाके लग गया। नानी ने अपने हाथ मेरी गली की तरफ किए और कहने लगी, मैंने तुम्हें मार देना है। लेकिन जिस कोने में मैं था उसी दीवार पे आयतुल कुर्सी का फ्रेम लगा हुआ था जो आज भी वहीं मौजूद है। उन्होंने उस फ्रेम को देखा और वापस किचन में जाकर प्लेट्स में खाना डालने लग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन मैं काफ़ी खौफज़दा हो गया था और मेरे बाकी भाई भी इस बात के गवाह हैं। इसके बाद हमारी मामा खुद बताती हैं, तब मेरा सबसे छोटा भाई तकरीबन 3 साल का था और एक दिन मेरी मामा कहती हैं कि हम सब स्कूल गए हुए थे। तब मेरी नानी जो हमारे घर के पास ही रहती है घर में अकेली थी क्योंकि दिन का वक्त सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते थे। तो मामा मेरे छोटे भाई को नानी के पास छोड़ आई ताकि उनका दिल लगा रहे। मामा कहती है जब नानी छोटे भाई को घर वापस छोड़ने आई तो वो रूम में आकर मामा को घूरने लग गई। मेरी मामा कहती हैं कि उन्होंने मुझे ऐसी डेथ स्टेयर दी जैसे मामा को कुछ सही महसूस ना हुआ हो। वो फ़ौरन उठी और छोटे भाई को उनसे पकड़ लिया जो उनकी गोद में था और मामा कहती हैं जैसे ही मैंने ये किया नानी कमरे से बाहर जाकर दीवार के साथ सर लगा के खड़ी हो गई जैसे उनको बुरा लगा हो। मगर उनका ये बिहेवियर बहुत अनयूजुअल था। मेरी नानी जब सो रही होती थी तो उनका कोई गला दबाता था और वो चीखना शुरू कर देती थी। फिर खाला उन पे दम करती थी और वो ठीक होती थी। और कभी कभी किचन में खाना बनाते वक्त वो बेहोश हो जाती थी। जब डॉक्टर को घर बुलाते थे तो कुछ भी नहीं होता था। वो कहते थे कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर किसी आलिम से मालूम हुआ कि उन पर कोई साया है और इसी के बाद उनका रुकिया भी हुआ था। लेकिन तब मैं छोटा था जब उनका रुकिया हुआ था तो हमारे पेरेंट्स ने हमें दूर ही रखा था ताकि हम डर ना जाए। उस वक्त उन्होंने हमसे ये सब कुछ राज रखा। आज तक ये मालूम नहीं मुझे कि उन पे ये साया क्यों हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है और मैं इंडिया से हूँ। मैं आपकी कहानियाँ 2019 से सुन रहा हूँ जब आप ऐनक पहना करते थे। मेरे गांव का नाम चिकमगलुरु है। मैं बेसिकली इंडिया के एक गांव से हूँ। मेरी तकरीबन सारी फैमिली अब्रॉड रहती है और एक रोज़ मेरी बड़ी बहन अब्रॉड से आने वाली थी। हमारा गांव एक पहाड़ी इलाका है तो इसलिए हमारे गांव में एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है। सो हमें 250 किलोमीटर सफ़र करके बेंगलोर जाना पड़ता है। 4 घंटे लगते हैं हमारे गांव से एयरपोर्ट के लिए। मेरी बहन को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए मैं और मेरा कज़न निकले थे। हम तकरीबन रात को निकले थे 11:30 के करीब और बड़ी बहन की फ़्लाइट लैंड होने वाली थी तकरीबन सुबह 4 बजे। तो हमारे पास एयरपोर्ट पहुंचने के लिए चंद घंटे थे। रास्ते में मेरे कज़न अफरीद को भूख लगी तो हमने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकी और खाना खाने लगे। हमने टाइम देखा ही नहीं और जब टाइम देखा तो वहाँ बैठे ही बैठे 1 घंटा गुजर गया और रात के 1 बज रहे थे। हमारे पास अब सिर्फ 3 घंटे का वक्त था 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। इतना वक्त काफ़ी नहीं था। मैंने अफरीद को कहा कि तुम्हारी वजह से हमने देर कर दी है और अब
हमें बड़ी बहन से डांट खानी पड़ेगी, वो गुस्सा हो जाएंगी हमारे ऊपर। तो मेरा कज़न मुझे कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मुझे एक शॉर्टकट का पता है, हम वहाँ से जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो अब चलते हैं, और अब तुम ही गाड़ी चलाना क्योंकि हम तुम्हारे शॉर्टकट से जा रहे हैं। मैंने चाबी उसके हाथ में पकड़ाई और हम वहाँ से निकल गए। हाईवे से थोड़ा आगे लगभग 15 से 20 किलोमीटर जाके मेरे कज़न ने गाड़ी जंगल के रास्ते पर मोड़ दी। मैंने उससे पूछा कि ये कौन सा रास्ता है, ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। मैंने उसे कहा कि तुम हाईवे पर से ले चलो, मुझे ये शॉर्टकट वाला रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उसने कहा कि तुम चुप बैठो, ये रास्ता मुझे पता है, थोड़ा सा जंगल है, फिर आगे रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर रवा रखी। उस रास्ते पर ना तो कोई रोशनी थी, ना ही किसी किस्म की गाड़ी के कोई इम्कानात नज़र आ रहे थे। हाँ, मगर वहाँ पर एक साइन बोर्ड ज़रूर लगा हुआ था जिस पर डेंजर लिखा हुआ था। मैंने उसको देखकर अपने कज़न से कहा कि यार ये रास्ता मुझे बहुत नेगेटिव वाइब दे रहा है, तुम गाड़ी मोड़ लो। उसने मेरी एक ना सुनी और आगे चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद कच्चा रास्ता मिला और वहाँ से आगे घनी झाड़ियाँ शुरू हो गई। मैं चुपचाप बैठा रहा। वक्त कुछ रात के 1:45 हो रहे थे। मेरा कज़न मुझे छेड़ रहा था कि कोई शेर आ गया तो मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। हम आपस में मजाक कर ही रहे थे और रास्ता भी गुजर रहा था कि अचानक एक वक्त आया कि सामने हमने देखा कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच सोया हुआ है। हम दोनों ने गाड़ी स्लो कर दी, एक दूसरे को गौर से देखा, और तभी मेरे मन में सवाल उठा कि इतनी रात को कौन होगा जो यूं सड़क के बीच में सो रहा है। मेरा कज़न अपनी गाड़ी थोड़ी सी उस आदमी के पास लेकर गया और गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ करने लगा। मैंने उसे कहा भी कि ऐसा मत करो, हो सकता है कोई इंसान हो जो जंगली जानवर का शिकार बना और ज़ख्मी हो। तो मेरे कज़न ने हेडलाइट ही ऑफ कर दी। मैंने उसे कहा कि तुम पागल हो गए हो, लाइट तो ऑन करो, मैंने सिर्फ डिपर मारने से मना किया था। तो उसने फिर लाइट्स ऑन की, मगर जब उसने लाइट्स ऑन की तो वो आदमी जो सड़क के बीचों बीच था वो वहाँ से गायब हो गया था और अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ गैर मामूली। मैंने अपने कज़न से कहा कि अभी रास्ते पर इधर उधर मत देखना, गाड़ी मत रोकना। हाईवे के आने तक उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और हम चलते रहे। थोड़ा आगे जाने पर हमारी गाड़ी एकदम से रुक गई और ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई। मालूम हो रहा था जैसे टायर फट गया हो। मैंने अपने कज़न से कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं उतर कर देखता हूँ कि क्या हुआ है। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो देखा कि जो आदमी सड़क के बीच सोया हुआ था वो हमारी गाड़ी के सामने खड़ा है और अंधेरे की वजह से उस आदमी की सूरत साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। गाड़ी भी बंद पड़ चुकी थी। मैंने अपना फ़ोन निकालकर टॉर्च ऑन की और उस आदमी की तरफ लाइट की तो मेरे होश उड़ गए। वो आदमी 7 फुट ऊंचा था, एकदम काला, और उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसकी आंखें एकदम से लाल थीं। ये सब देखकर मेरा कज़न जो ड्राइविंग सीट पर था अंदर बैठा बैठा बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से अपने फ़ोन की टॉर्च ऑफ की और गाड़ी के अंदर बैठ गया। साथ ही मैंने गाड़ी लॉक की और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। मेरे कज़न को मैं जगाने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था वो जिन या वो मखलूक जो भी थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और एकदम से गाड़ी के ऊपर अपने हाथ मारने लगा और हाथ मारते मारते वो जंगल की तरफ चला गया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र किया और अपने कज़न को पानी मारकर उठाया। उसकी हालत तो बहुत बिगड़ चुकी थी। मैंने उसे बाजू वाली सीट पर बिठाया और अल्लाह का कलाम पढ़कर गाड़ी को स्टार्ट किया। मैंने खुद पर भी दम किया और स्टीयरिंग व्हील पर भी दम किया और वहाँ से निकल गया। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस हादसे को 4 महीने हो गए हैं। आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी। उस दिन के बाद से घर वालों ने लेट नाइट ड्राइविंग से भी मना कर दिया और शॉर्टकट या फिर जंगल के किसी रास्ते से भी जाने से मना कर दिया। हम नहीं जानते कि वो क्या चीज़ थी, मगर वो जो भी था इंतहाई नाकाबिले फरामोश था। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ और तीनों में सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा होने की वजह से बड़ी बहनों समेत अपने वालिदैन का शुरू से लाडला रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन मुझसे 10 साल बड़ी है और मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, जिसकी वजह से मेरी शुरू से उनके साथ अटैचमेंट रही है। आज से चंद साल पहले मेरे अब्बू आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग चंद माह बाद हर दूसरे शहर होती रहती थी।
हर चंद माह बाद पोस्टिंग तब्दील होने की वजह से मेरी और मेरी बहनों की स्टडीज़ बहुत इफ़ेक्ट हुआ करती थी। दोस्त बनाने की कोशिश करते थे मगर ज़्यादा देर रह नहीं पाते थे। आज से 6-7 साल पहले मैं एक टीनेजर था। अब्बा की पोस्टिंग शेखुपुरा से बहावल नगर हुई थी। बचपन में तो मैं इस बात पे बहुत राज़ी रहता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था ये सब मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ना कोई दोस्त, ना कोई कज़न, बहुत आइसोलेटेड फील होता था। हम लोग जब बहावल नगर शिफ्ट हुए थे तो शुरू के 1-2 हफ्ते घर की सफाई सुथराई और सेटिंग में ही गुजर गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हमारी स्कूलिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी बड़ी आपा बीए के एग्ज़ाम्स दे के रिसेंटली फारिग हुई थी, इसलिए वो ज़्यादातर घर वालिदा के पास हुआ करती थी। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तकरीबन 3 बेडरूम्स, 1 किचन और घर के आगे छोटा सा लॉन हुआ करता था। शुरू के चंद माह में हमें कभी भी उस घर से कोई अनयूजुअल हैपनिंग महसूस नहीं हुई थी। वो हमारे लिए एक नॉर्मल घर ही था। लेकिन जैसे तैसे वक्त गुजरता गया चीज़ें काफ़ी अजीब होने लगी थी। अक्सर ऐसा लगता अब्बू आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन अब्बू घर नहीं होते थे। आपा को एक से दूसरे कमरे में जाता देखते मगर वो तो कहीं और पे मौजूद होती थी। मेरी बहनों में लड़ाई झगड़े ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे। ख़ास तौर पर मेरी बड़ी आपा, वो बहुत बदल सी गई थी। हर वक्त गुमसुम रहती थी और दिन ब दिन बहुत एग्रेसिव होती जा रही थी। वालिदा को लगा हर वक्त घर होती है, शायद इसलिए मिजाज ज़रा चिड़चिड़ा हो रहा है। हम चारों बहन भाई एक कमरे में सोया करते थे। एक रोज़ हम सब सो रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास रो रहा है। मैं नींद में था, मैंने गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद यूं लगा बहुत सी औरतें रो रही हैं। मैंने आंख खोली और देखा मेरी तीनों बहनें और मेरी वालिदा आपा के बेड के साथ बैठकर रो रही थी और मेरी आपा जैसे बेड पे सुकून से सो रही हूँ। ये देख के मैंने ज़ोर से आपा को आवाज़ दी। अपने बेड से आपा के बेड की तरफ रोते हुए हाथ बढ़ाया तो उसी वक्त मेरी सब बहनों ने मुझे गुस्से से देखा और खामोश रहने का इशारा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उठना चाह रहा था मगर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बोलना चाह रहा था लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मेरे जिस्म पे बहुत वज़न है। लेकिन कुछ देर बाद वो वज़न आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी सारी बहनें और वालिदा मेरे इर्द गिर्द थी। जब मैं होश में आया तो मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था। मेरी वालिदा मुसलसल मेरे ऊपर दम करके फूंक रही थी। वहाँ सब थे सिवाय आपा के। थोड़ी देर बाद मैंने आपा का पूछा तो पता चला अब्बा आपा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि उनको अचानक बहुत तेज़ बुखार हो गया था। वक्त गुजरने के साथ ये स्लीप पैरालिसिस तकरीबन हफ्ते में मुझे 1-2 दफ़ा लाजमी होने लगा था और हर बार मुझे मेरी आपा ही तकलीफ़ में दिखाई देती थी। दूसरी तरफ आपा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। अक्सर वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त मेरे पीछे पीछे कोई चलता रहता है या यूं लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। आपा अक्सर बताती थीं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे रोज़ाना रात को उनकी आंख 3 बजे खुल जाती है और यूं लगता है कि कोई उन्हें खींच कर उन्हें उठाता है। मेरे बाबा और वालिदा दोनों शुरू से पीर वगैरह के बेहद खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा आपा को ज़िक्र अज़कार ही करने का कहा। एक रोज़ आपा छत पर थी। असर का आखिरी वक्त चल रहा था। जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई वालिदा ने आपा को नीचे बुलाया लेकिन आपा ने कोई जवाब नहीं दिया। मामा ने काफ़ी मरतबा आपा को आवाज़ दी लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वालिदा ने तंग आकर मुझे बोला और कहा कि ऊपर जाओ, आपा को बुलाओ। तो जो मंज़र मैंने देखा वो मंज़र मेरे लिए बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं था। मैंने देखा कि आपा छत के एक कॉर्नर में चेहरा किए खड़ी है और ऊंचा ऊंचा हंस रही है। वो हंसी की आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंजती है क्योंकि वो आवाज़ आपा की थी ही नहीं। यूँ लग रहा था कोई भारी आवाज़ में आदमी है जो हंस रहा है। ये देखते ही देखते मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा। हालांकि हर तरफ ऊंची ऊंची अज़ानों की आवाज़ें भी गूंज रही थी और उस खौफ की वजह से मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आसमान का रंग बदल रहा था। मैं हिम्मत करते हुए आपा के पास गया, उनको हल्की सी आवाज़ में बुलाया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एकदम से हंसते हंसते वो रुक गई। मैंने आपा के बाएं कंधे पर हाथ रखा। जब आपा ने पीछे मुड़ के देखा तो यूँ लगा वो मेरी आपा है ही नहीं बल्कि कुछ और है। आपा की आंखों का रंग बिल्कुल बदल चुका था। मैंने आपा के हाथों की तरफ देखा तो
आपा ने एक सफ़ेद कबूतर अपने हाथों में जकड़ा हुआ था, जिसका खून आपा की शर्ट पे, हाथों पे और बाजू पे था। मैं फ़ौरन से आपा के हाथ से उसे नीचे फेंका तो वो मुझे देखकर रोने लगी और रोते रोते नीचे भाग गई। मैं जब उनके पीछे नीचे गया तो आपा सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी और उनका सारा जिस्म मुड़ चुका था, जैसे अकड़ गया हो। बस उसके बाद हम सब फ़ौरन उनको लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। टेस्ट वगैरह करवाए, मगर उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। पर मैं जानता हूँ कि उससे पहले जो मैंने मंजर देखा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि आपा को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मैंने ये बात पता नहीं क्यों घर में किसी को बताई नहीं। इसे मैं अपनी बेवकूफ़ी समझूं या फिर एक अक्लमंदाना फ़ैसला। उस दिन के बाद आपा को न जाने क्या हो गया था। बैठे बैठे वो रोने लग जाती थी, चीखती चिल्लाती, और तो और किसी और ज़ुबान में भी बातें करने लगती थी, वो भी किसी से मुखातिब होकर। और मगरिब के टाइम उन्हें बहुत स्वेयर फिट्स पड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होते जा रहे थे। अक्सर हम बैठे होते तो वो कहती कि वो देखो तीनों जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हम कुछ करते नहीं थे। हमने हर तरह की पढ़ाई की, कलमात पढ़ पढ़ के उनके ऊपर फूंकते थे, सूरह बकरा लगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हालात हाथों से बाहर थे। बिलाखिर अब्बा ने ये मसला अपने दोस्त के साथ शेयर किया और उन्हीं के कहने पर हमने एक काबिल एतमाद साहिब इल्म से रब्ता किया, जो कि एक आलिम दीन थे। उनको हमने घर बुलाया, उन्होंने घर का जायज़ा लिया, आपा के ऊपर दम किया, घर में खून बहाने का भी उन्होंने हमें कहा और घर को फौरी तौर पर छोड़ने का कहा, और तो और इसके अलावा और भी बहुत कुछ उन्होंने हमें करने को कहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस घर में जो लॉन है, उस लॉन में एक बेर का दरख्त था। उस दरख्त पे जिन्नात का मुकम्मल ख़ानदान आबाद था। आपने उस दरख्त को कटवा दिया है, जिसकी वजह से उनकी रिहाइश उनसे छीन गई है। इसलिए अब वो आपकी फैमिली से इसका बदला ले रहे हैं। मुझे याद है वो दरख्त बाबा ने आपा ही के कहने पर कटवाया था, क्योंकि वो खुश्क और बेजान हो चुका था। उस वक्त न आपी को अपनी इस गलती का अंदाज़ा था, न अब्बा को, लेकिन इस गलती का अंजाम आपा आज तक भुगत रही हैं। उनकी हालत पहले से तो बेहतर है, लेकिन आज भी उनको फिट्स का मसला है, जिसकी वजह से उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ना उनको हम अकेले कहीं जाने देते हैं और ना ही इवन घर में उनको ज़्यादा देर अकेला रहने देते हैं। न जाने उन जिन्नात ने हमारा पीछा छोड़ा है कि नहीं, पर हम हर रोज़ वो तमाम अज़कार जो उन हज़रत ने बताए थे लाजमी और रोज़ाना करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म के जिन और शैतान की शर से महफूज रखें। तो इन मोहतरमा ने हमसे सवाल किया था कि वाई डू आई ऑलवेज़ वेयर ब्लैक कलर, और इसका जवाब है कि बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और उससे पहले आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मैं ये ब्लैक कलर क्यों अपने इस पूरे चैनल में प्रेफर करता हूँ। वाई डू आई वियर ब्लैक? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।